नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह लेक्चर तैयार किया गया है और आपको ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। प्री बोर्ड के साथ साथ ये आपके मेन एग्ज़ाम में भी ये महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहें तो आप अभी से एक बुक ले लीजिए, रजिस्टर, और उसमें नोट डाउन ज़रूर करते जाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो पहला है सन 1790 में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये अमेरिका में विश्व में सर्वप्रथम जनगणना अमेरिका में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद डेमोस तथा ग्राफीन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह यूनानी भाषा से लिया गया है। कुछ लोग ग्रीक भाषा भी बता रहे हैं, जबकि यह ग्रीक भाषा से नहीं लिया गया है। आपकी यह 12th की जो बुक है भारतीय समाज, उससे लिया गया है ये पूरा कंटेंट, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग ग्रीक बता रहे हैं, जबकि वो सही नहीं है। इसमें देखिएगा जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करना, जिसमें डेमोस का अर्थ है लोग और ग्राफीन का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात लोगों का वर्णन करना। आइए नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या समृद्धि दर रही है। तो यह जनसंख्या कैसी रही है? नकारात्मक रही है, यानी ऋणात्मक रूप से रही है और 0.03% रही है, जिसका मुख्य कारण 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा नामक एक महामारी रही है, जिसके कारण यहाँ पे जितने बच्चों का जन्म हुआ है उससे ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसलिए वंश के आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं। वंश के आधार पर 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक तो मातृवंशीय और दूसरा है पितृवंशीय। इसलिए यहाँ पे मातृवंशीय में परिवार की जो जितनी भी जायदाद होती है वह माँ से बेटी को मिलती है। यह खासकर दक्षिण भारत में और खासी जनजाति है पूर्वोत्तर में, वहाँ पे ये मातृवंशीय प्रथा चलती है। और जबकि हम यहाँ में अमूमन देखते हैं कि उत्तर भारत में ये पितृवंशीय परिवार प्रथा जो है चलती है। यहाँ पे जो परिवार की जो जायदाद होती है वो पिता से पुत्र को ट्रांसफ़र होती है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है? तो यहाँ पे संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। मुखिया का कर्ता यानी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब है सामुदायिक पहचान की प्रवृत्ति होती है। सामुदायिक पहचान की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रदत्त होती है, अर्थात यह दी गई होती है, यह खुद से नहीं मिलती है, क्योंकि यह जन्म और अपनेपन पर आधारित होती है, अर्थात यह जन्म से निर्धारित होती है। जैसे आप अगर किसी जाति समूह से बिलोंग करते हैं तो आपकी जाति कभी बदली नहीं जा सकती है। जो आपकी जाति है वह आपकी हमेशा रहेगी। इसलिए ये कैसी होती है? प्रदत्त होती है, ना कि अर्जित होती है। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उनको सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सूरतनगर पहला है। सूरतनगर सितंबर 1994 में महामारी की चपेट में आ गया था। वो है प्लेग महामारी के कारण, जो प्लेग उस समय हुआ था, ये 1994 में प्लेग की चपेट में आ गया था। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष स्त्री अनुपात, 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात है वो 933 है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। जबकि मैंने कुछ यूट्यूबर्स के देखे हैं वो जो कि वो बिहार बता रहे हैं, जबकि वहाँ पे सबसे कम नहीं है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। यहाँ पे क्या है? सही आंसर अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, अब आप चलते हैं, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक GS घुरिये हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये हैं, ये सही आंसर है आपके। और जनसंख्या भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसमें वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें
इंग्लिश को, याद रखिएगा, इसमें इंग्लिश को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारत में कुल मिलाकर लगभग भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। तो भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना सन में की गई थी। ये सूती मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 1818 दिया गया है, कोलकाता में स्थापित की गई की थी, और किंतु यह असफल रही थी। इसके बाद मुंबई में स्थापित की गई थी कावसजी डावर के साथ। कावसजी डावर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने वहाँ मुंबई में स्थापित की थी और वह सफल रही थी। तो इसलिए भारत की पहली सफल जो सूती मिल है वो कावसजी डावर द्वारा स्थापित की गई थी 1854 में। नेक्स्ट, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे आप सत्य सत्य देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये बिल्कुल असत्य है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह नहीं है। यहाँ पे एम एन श्रीनिवास द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, यह सत्य है, क्योंकि LPG 1991 में आई थी नीति, जो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में शुरुआत हुई थी, क्योंकि पूरे विश्व के लिए यह भारत के बाजार को खोल दिया गया था। नेक्स्ट चलते, बीड़ी उद्योग में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों को मिलता है, यह असत्य है। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है या कोई भी उद्योग धंधे होते हैं तो वह किसी के लिए नहीं, वो खुद के लाभ के लिए स्थापित करते हैं। FM रेडियो एक गैर सरकारी संगठन है, ये सत्य है, क्योंकि यह प्राइवेट या मतलब कुछ सहकारी, मतलब इसमें कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट लोगों का निवेश रहता है, इसलिए यह सत्य है, क्योंकि यह गैर सरकारी संगठन है। भारत में आज 400 से भी अधिक रेडियो केंद्र हैं, यह असत्य है। नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो आंसर है मीडिया को। मीडिया को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का पहरेदार अथवा चौथा स्तंभ कहा जाता है। हृदय श्रव्य श्रृंगार के सबसे प्रचलित साधन का नाम वो है रेडियो, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक सभी जगह यह रेडियो उपलब्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1919 में की गई थी, और यह यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थापित है। भारत में नक्सलवाड़ी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी स्थान से, और जो कि चारू मजूमदार और कानू सान्याल द्वारा ये नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू किया था, और जो कि अभी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास स्थित एक नगर है, वहाँ पे ये इसकी शुरुआत की गई थी। एक और है यहाँ पे, पूरा विश्व भूमंडलीकरण का कुछ ऐसा इन्होंने कोटेशन दिया था, मैं पूरा लिख नहीं पाया हूँ, सॉरी, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनका लियोनार्ड पेरिस ने ये कथन कहा था। भारत में वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ हुई? यह 1980 के दशक से प्रारंभ हुई थी। जो अभी बताया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये वही है। 1980 ईस्वी के दशक से प्रारंभ हुई थी, और यह 1991 में पूरे विश्व के लिए भारत के व्यापार को खोल दिया गया था। भारत में पहला टेलीफोन एक्सचेंज सन 1882 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग, सही जोड़ी बनाकर लिखिए।
तो यहाँ पे देखिए राष्ट्र राज्य एक संप्रभु है, यहाँ पे सीधा आंसर दे दिया गया है सामने। राष्ट्र राज्य यानी ये क्या है, संप्रभु है। कोई भी राष्ट्र या राज्य तभी स्वतंत्र माना जाता है जब वह संप्रभु हो, खुद के निर्णय ले सके, खुद डिसीजन कर सके, किस देश से उसको संबंध कैसे रखने हैं, ये पूरा का पूर्ण रूप से अधिकार खुद के ऊपर है होता है, यानी वहाँ की सरकार के ऊपर होता है, तो वह संप्रभु राष्ट्र होता है। अल्पसंख्यक आयोग, यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग, चूँकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, चूँकि 1978 नहीं है यहाँ पे, है ना, ये 1992 में संसद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था अल्पसंख्यक आयोग को, और 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, IH लतीफ़, इदरीस एच लतीफ़, जो एयर चीफ, प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले एयर चीफ मार्शल रहे हैं, जो कि IH लतीफ़ हैं। नेक्स्ट देखिए मलिन बस्तियाँ नगरीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं। क्या होता है कि जब शहर से ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगर की ओर जाते हैं, वहाँ पे नगरों में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है कि वहाँ पे उतनी मात्रा में मकान नहीं होते हैं, जिस कारण से, और साथ में ये भी रहता है कि जो वहाँ पे मज़दूर वर्ग पहुँचता है तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, परचेजिंग पावर, कि वो वहाँ पे कोई ख़रीद सके, कोई कमरा ले सके, इसलिए वो अपने आसपास, शहरों के आसपास किनारे या रेलवे स्टेशन के आसपास ही वहाँ पे टीन के या फिर प्लास्टिक के, पॉलीथीन के घर बना के और वहाँ पे रहने लगते हैं। उन्हीं को मलिन बस्तियाँ बोलते हैं। यहाँ पे इनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो नहीं मिलती हैं, बिजली की भी इनके पास सुविधा नहीं होती है, अन्य चीज़ें होती हैं इस तरीके से कि जो इनके पास नहीं होती हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में की थी। इसके बाद नेक्स्ट, एकाकी परिवारों में वृद्धि औद्योगिकरण के कारण होती है। एकाकी परिवार मतलब ये होते हैं कि जो पहले आज से करीब 20 साल पहले या 50 साल पहले देखा जाए तो भारत में संयुक्त परिवार बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि लोग गाँव में निवास करते थे और वहाँ पे खेती करते थे, और खेती के लिए जितने ज़्यादा लोग होते थे उतनी ही ज़्यादा खेती मतलब करते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण की स्थापना हुई, भारत में औद्योगिकरण का स्थापना के साथ औद्योगिकरण बढ़ा स्वतंत्रता के बाद, तो व्यक्ति गांव से शहरों की ओर आने लगे, जिस कारण से एकाकी परिवारों में वृद्धि होने लगी। नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और जनसंख्या का क्या अर्थ है लिखिए। तो जनसंख्या वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा उसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जनांकिकी या जनांकिकी का अर्थ क्या है, जनसंख्या के आकार, अथवा ऐसा देखा जाता है कि कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इसका आकार देखा जाता है। और घनत्व से तात्पर्य है किसी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, वह क्या होती है, जनघनत्व कहलाती है। इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कितनी कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, लोग कहाँ से मतलब पलायन करके आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का मतलब अध्ययन करना ही जनांकिकी है। और इसे यहाँ पे जना लिखा है, जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इस पे देखते हैं, शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, शिशु मृत्यु दर है प्रति 500 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि मान के चलिए, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि एक गांव में 500 बच्चों ने जन्म लिया। 500 बच्चों ने यहाँ पे जन्म लिया किसी एक गांव में, और उनमें जब उन्होंने जन्म लिया तो प्रति 1 वर्ष में मान के चलिए कि 1 जनवरी 2021 को लगभग 500 बच्चों ने वहाँ पे जन्म लिया, और
वहाँ से लेके 1 जनवरी 2022 तक के जितने भी इनमें से बच्चे जीवित रहे हैं, उन मतलब 500 में से जितने भी बच्चे मारे गए हैं, उतनी वो क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिशु मृत्यु दर 1 साल के अंदर अंदर जितने भी बच्चे जीवित रहे हैं या मारे गए हैं, उनकी संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और दुनिया में परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु दर का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण है। अर्थात इसका कारण क्या है कि जब बच्चों का जन्म होता है तब से 6 माह तक बच्चे माँ का दूध ही पीते हैं, और उसमें क्या है कि उनको पानी नहीं पिलाया जाता है या पानी नहीं पीते हैं, तो जिस कारण से बच्चे जैसे 6 महीने के होते हैं तो उनके दांत निकलने लगते हैं, जिस कारण से, और फिर उनको दस्त लगने लगते हैं, तो जिसके कारण निर्जलीकरण यानी पानी की मात्रा की कमी हो जाती है, जिस कारण से इनमें मृत्यु देखी जाती है, अक्सर देखी जाती है इनकी मृत्यु। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। अपने क्षेत्र के प्रति उस लगाव को जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब जिस आप क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र से आपको एक अधिक लगाव होता है, और यदि कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति आपके क्षेत्र में आके और वहाँ पे रहने लगता है या वह अपनी संस्कृति का फैलाव करता है, तो उसके हितों की आप अनदेखी कर देते हैं, तो इसी को ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। जैसे कि कोई कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है, आप इस तरीके की कार्यविधि नहीं कर सकते हैं, तो ये अपना क्षेत्रवाद होता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। अर्थात कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है, कोई भी सरकार या राज्य जो किसी एक धर्म को ना माने, मतलब जितने भी धर्म के वहाँ पे लोग हैं सभी को वह बराबर मान्यता दे और सभी धर्मों के प्रति वह सम्मान और समान आदर करे। इस तरीके से ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। और इसका भारतीय राज्य जैसे भारतीय राज्य है वह सभी त्योहारों को एक समान छुट्टी घोषित करता है। एक उदाहरण दिया गया है इसमें कि सभी के लिए समान छुट्टी रखेगा, तो ये क्या है, एक समानता का सूचक है। नेक्स्ट, अब आप चलिए, ये है औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधे का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। अब आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण में अंतर है, क्योंकि औद्योगिकरण होते हैं मशीनों के आगमन से और उसके विकास से है, जबकि आधुनिकीकरण का मतलब उसकी संस्कृति से है। आधुनिकीकरण के मानी संस्कृतिकरण उसके व्यवहार से है। यानी औद्योगिकरण आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें आर्थिक प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि संस्कृतिकरण की जो परिभाषा है वो M.N. श्रीनिवास ने दी थी। M.N. श्रीनिवास ने दी थी। संस्कृतिकरण M.N. श्रीनिवास ने दी थी परिभाषा। यहाँ संस्कृतिकरण देखा जाने वाला है, यह विशेष सामाजिक परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियाँ ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो निम्न स्तर की जो जातियाँ होती हैं वह उन संस्कृति यानी उनके आचार विचार, उनका रहन सहन, उनकी प्रक्रियाएं जो उनसे बड़े हैं जातियों में, उनका क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं या अपने उनके जैसे ढलने की कोशिश कर लेते हैं। यही क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। भाई इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो उच्च जातियों का अवसरण करते हैं, मतलब उनको देखते हैं कि भाई वो किस तरीके से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका आचरण क्या है, तो ये सब चीज़ें वो अपने आप क्या है, अपने को अपनाते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं, रीति रिवाजों को अपनाते हैं, तो वह क्या है, संस्कृतिकरण
कहलाती है। हड़ताल तथा तालाबंदी में क्या अंतर है, तो आपको यहाँ बता दें कि हड़ताल जो है वो मजदूर करते हैं और तालाबंदी मालिक करता है, जिसकी वह फैक्ट्री या कंपनी होती है। उसके कारण भी होते हैं कि भाई हड़ताल मजदूर क्या किस लिए करता है। आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, मूवीज़ में, कि जो मजदूर होते थे वह हड़ताल करते थे, या तो वह अपने वेतन वृद्धि के लिए, या फिर वहाँ समय निर्धारित करने के लिए, मतलब कि भाई हम इतने घंटे ही काम करेंगे वहाँ पे, इस तरीके से वह निर्धारित मतलब हड़ताल करते थे। और तालाबंदी में क्या होता है कि जो मालिक होता है तो वो तालाबंदी इसलिए कर देते थे क्योंकि भाई वो उतने मज़दूरों को नहीं रखना चाहते। जैसे कि भाई वहाँ पे ज़रूरत है मात्र 300 लोगों की और वहाँ 400 लोग वर्कर काम कर रहे हैं, या फिर तो उसमें ऐसा होता था कि छटनी करते थे, तो इसमें कई मज़दूर यूनियन वाले होते थे, वो उनका विरोध करते थे, इसलिए वो करते हैं तालाबंदी जो मालिक होते हैं। और जो मज़दूर होते हैं यूनियन वाले, तो वो हड़ताल करते हैं। नेक्स्ट, नियोजित औद्योगिकरण का अर्थ है। नियोजित का तात्पर्य है कि प्री प्लान्ड, यानी पहले से ही हमें प्लान है कि हमको ऐसा करना है। अब देखते हैं यहाँ पे नियोजित औद्योगिकरण का तात्पर्य औद्योगिकरण उत्पादन के इस तरह से व्यवस्थित करना है जिसमें औद्योगिकरण से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान यहाँ पे, और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार। देखिए क्या होता है कि जो उद्योग हैं, पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जो शुरुआत में लॉन्च होती है तो वो पहले अपने फीचर्स, जैसे अपने मोबाइल को ही देख लीजिए, पहले मोबाइल जो थे कीपैड आते थे, तब उनको लगा कि इसमें और हम कुछ संशोधन कर सकते हैं, तो फिर ये लाए, टच स्क्रीन वाला लाए। इसमें भी और क्वालिटी उन्होंने देखी कि इसमें ये फीचर्स और नए नए चीज़ें लाने हैं, तो उनमें क्या हुआ, उत्पादन की मात्रा भी बढ़ाई और गुणवत्ता में सुधार किया। इस तरीके से यह नियोजित औद्योगिकरण कहलाता है। नेक्स्ट, प्रिंट मीडिया क्या है। प्रिंट मीडिया जनसंचार के सबसे पुराने और बुनियादी रूपों में से एक है। जैसे समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मासिक और मुद्रित पत्रिकाओं के अन्य रूप शामिल हैं। देखिए इसमें प्रिंट मीडिया का तात्पर्य है छपा हुआ, जो छपते हैं कारखानों में, वो उसका जनसंचार यानी लोगों तक वह अपने विचारों को प्रचार प्रसार करना या न्यूज़ को एक दूसरे तक पहुंचाना, वह एक प्रिंट मीडिया कहलाता है। श्रमिक आंदोलन से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अभी हड़ताल को बताया था। क्या है, हड़ताल है श्रमिक आंदोलन का छोटा रूप और ये है बड़ा रूप। श्रमिक आंदोलन या लेबर मूवमेंट श्रमिक वर्ग लोगों के एक सामूहिक संगठन विकास के लिए अपने कर्मचारियों सरकारों के विशेष रूप से श्रम संगठनों को शासित करते हैं। यानी कि जो श्रमिक वर्ग है उनके ऊपर जो शासन कर रहे हैं, या तो कर्मचारी हो या सरकार हो, उनके विशेष रूप से शासित करने वाले विशिष्ट कानूनों, यदि उनके कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण के लिए ये स्वयं के हित में अभियान चलाने के इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्यापक शब्द है ना। अर्थात यह अपने व्यापक, अच्छा समय, तो क्या होता है कि इसमें चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई पर विरोध करने के लिए किया था। क्या है, ये उत्तराखंड का एक चमोली ज़िला है अभी वर्तमान में, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, अब गढ़वाल भी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वहाँ पे इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ पे चिपको आंदोलन किया था। नेक्स्ट, जाति की विशेषताएं लिखिए। जाति एक वंद वर्ग है। जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। इनमें से जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, देखिए।
एक तो जातीय समूह द्वारा समाज का खंडों में विभाजन होता है, मतलब कई भी जातियाँ होती हैं वह समाज में, जो जातियाँ होती हैं वह कई समूहों में विभाजित होती हैं, मतलब कई जातियाँ होती हैं वो कई समूहों में विभाजित होती हैं। विवाह अपनी ही जाति में करने का नियम है। तो ये आप सबको पता भी होगा कि जो विवाह होते हैं वो अपनी ही जाति में करने के लिए यहाँ पे जो जाति वर्ग है वह प्रेरित रहता है। और जातियों के बीच ऊंच नीच का प्रायः निश्चित तारतम्य रहता है कि भाई कौन सी जाति उच्च है कौन सी या निम्न है, यह भी रहता है। खान पान और सामाजिक व्यवहार संबंधी प्रतिबंध रहते हैं कि भाई कोई किसी समाज में कोई खाना खाने जाएगा कोई नहीं जाएगा, ये सब व्यवहार भी इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है नगर की प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो नगरों की जो समस्याओं में है, एक तो प्रथम है आवास की समस्या कि यहाँ पे जनघनत्व तो ज़्यादा होता है, सुविधाएं उतनी कम होती हैं, इसलिए यहाँ की जो आबादी के फलस्वरूप जितने मकान होते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग निवास करते हैं किसी भी शहर में, इसलिए ये क्या होते हैं फुटपाथ पर भी सोने के लिए विवश होते हैं। नेक्स्ट है मलिन बस्तियाँ। अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि मलिन बस्तियाँ जो होती हैं वो शहर के ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे सुविधाओं का अभाव होता है। आपको बताया था जैसे रेलवे ट्रैक है, ये पॉलीथीन वगैरह आदि झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं और उनके लिए सुविधाएँ नहीं होती हैं, ना पानी की होती है, ना शौचालय की, ना कुछ। तो इस तरीके से ये शहर की समस्याएं हैं, शहरीकरण की। प्रदूषण की समस्या, और प्रदूषण की समस्या में आप देखिए कि जो जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही ज़्यादा प्रदूषण होता है, उतना ही आवागमन होता है, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका होता है। उद्योग, क्योंकि शहरों में ही क्या होते हैं उद्योग लगे होते हैं जो कि चिमनियों मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को हमेशा क्या करता है प्रभावित करता है। अपराधों में वृद्धि, आपने देखा होगा कि शहरों में अपराध बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और नगरों में बढ़ते संगठित अपराधों के कारण सामान्य लोग अपने जीवन को असुरक्षित महसूस कर अपहरण, चोरियां, बलात्कार और जो भूमि माफिया होते हैं वो अपनी मतलब ये भी भूमि को अधिग्रहित करते रहते हैं। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद क्या है। तो विकसित देशों द्वारा ये क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं जैसे कि अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, ये विकसित देश होते हैं और विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है विकासशील देश जैसे भारत हुआ और श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ या अफ्रीका के कुछ देश हैं जो विकासशील देशों के अंतर्गत, लगभग 90% वहाँ के विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें क्या है प्राकृतिक खनिज बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, तो उनका ये क्या करते हैं उपयोग करते हैं, यानी उनका उपयोग के लिए ये अपने उपनिवेशवाद का अर्थ किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हितों को साधने के लिए निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों भरपूर जो राष्ट्र होते हैं उनकी शक्ति के बल पर उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी चाइना है तो अभी यहाँ पे युगांडा हुआ और ये जो सूडान हुआ, यहाँ पे अपना क्या कर रहा है कॉलोनियाँ बसा रहा है, निर्माण कर रहा है। देखिए नेक्स्ट है भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के 3 प्रभाव लिखिए। तो क्या है भारतीय समाज पर, एक तो क्या है परिप्रेक्ष्य आधुनिकीकरण में देखा जाए तो उदारीकरण के पश्चात भारत में तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन हुए। भारतीय समाज में भेदभाव के आधार पर जातिगत संस्तरीकरण में परिवर्तन देखने को मिला है। ग्रामीणों के मध्य शिक्षा के माध्यम से तार्किक मूल्यों का समावेश हो रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ कारक जैसे नगरीकरण, पश्चिमीकरण, यातायात संचार के साधनों का विकास हुआ, परंपरागत सामाजिक जीवन में बदलाव हुआ है, संयुक्त परिवार से एकल परिवार, विवाह में परिवर्तन हुए हैं। जैसे कई विवाहों में ऐसे होते थे कि पहले केवल और केवल अपनी ही जातियों में करते थे, किंतु वर्तमान समय में ये परिवर्तन देखने को मिला है। और औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, संयुक्त परिवार से एकल परिवार हुए हैं, जो कि अभी पहले बताया था कि जो नगरीय क्षेत्रों में जैसे ही लोग आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है अपने परिवार को ही लेकर आते हैं, क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वह एकल परिवार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
नेक्स्ट, निवेश की सुविधा, किसी क्षेत्र में जाकर निवेश अर्जित किया जाता है, तकनीकों तीव्र विकास। अब देखते हैं 20वीं क्वेश्चन, नातेदारी की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो नातेदारी की मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे निकटता के जिनसे संबंध होते हैं उनको नातेदारी के अंतर्गत रखा जाता है। उसकी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक नातेदार। तो प्राथमिक नातेदार वे होते हैं जिनके साथ हमारे रक्त संबंध होते हैं या विवाह संबंध होते हैं। जैसे रक्त संबंध के अंतर्गत जैसे कि माता पिता, जैसे जो व्यक्ति है, मान के चलो अपने अंदर अपने से ही अंदाज़ा लगा लो कि भाई आप जो भी हैं, जैसे आपके माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र, पिता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, पति पत्नी, मतलब जो 7 रिश्ते होते हैं यह रक्त संबंधी होते हैं। और पति पत्नी का संबंध होता है वह विवाह संबंधी होता है। मर्डॉक द्वारा इन्हें 8 प्रकार में बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं द्वितीयक नातेदार। तो ये द्वितीयक नातेदार जो होते हैं, जो हमारे प्राथमिक हैं उनके भी ये कैसे होते हैं, प्राथमिक, हमारे प्राथमिक हैं उनके प्राथमिक होते हैं। जैसे हमारे पिताजी के जो भाई होंगे वह भाई होंगे, वो होंगे प्राथमिक यानी रक्त संबंधी होंगे। किंतु जो हमारे लिए वो चाचा होंगे वो कैसे होंगे, वो हमारे लिए द्वितीयक होंगे। जैसे चाचा हुए, ताऊ हुए, बुआ हुई, तो बुआ पिताजी की प्राथमिक हुई और हमारे लिए द्वितीयक होंगी। और नानी जैसे हमारे लिए मम्मी क्या हुई, प्राथमिक हुई, और मम्मी की जो मम्मी हुई हैं वो मम्मी के लिए प्राथमिक और हमारे लिए क्या है, द्वितीयक हैं। इस प्रकार से मर्डॉक ने 33 प्रकार के, ये बहुत ध्यान रखिएगा इसको, 33 प्रकार के मतलब जो हैं बताए गए हैं। ये 33 प्रकार के संबंध होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तृतीयक नातेदार। ये तृतीयक नातेदार वे होते हैं जो हमारे द्वितीयक के प्राथमिक होते हैं। जैसे हमारे मामा, जैसे कि मम्मी हमारी प्राथमिक हैं और मम्मी के भाई जो होंगे हमारे मामा होंगे, तो वो मम्मी के प्राथमिक हुई है, तो मामा हमारे हो गए द्वितीयक प्राथमिक। और मामा की जो पत्नी होंगी वो हमारे लिए होंगी तृतीयक, है ना, तृतीयक नातेदार होंगे। इस तरीके से ये मामी हुई, है ना, चाची हुई, जैसे चाचा हमारे क्या हो गए, द्वितीयक नातेदार, और चाचा की पत्नी क्या हो गई, हमारे लिए तृतीयक नातेदार हो गई। ममेरे, फुफेरे, भाई बहन आदि, यह 151 प्रकार के होते हैं, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट, अब देखते हैं जनसंचार के दुष्परिणाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जनसंचार के माध्यम से खासतौर पर टीवी, सिनेमा हॉल को लोगों को एक काल्पनिक दुनिया की सैर कराई है, जो कि आम जीवन से दूर हो जाते हैं तथा ये पलायनवादी प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। क्या है, एक तो क्या है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें सही जानकारी एक तो प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आज के समय में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मिले हुए हमें क्या होते हैं, जो ज्ञान होते हैं जनसंचार के, कुछ चीज़ें फेक होती हैं, कुछ सही होती हैं। तो ये हमें और ये समाज में कैसे हैं, ये अश्लील असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। ये कमज़ोर वर्गों को कम महत्व देते हैं। वही जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, उसके लिए अनावश्यक मुद्दों को उछालता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जातिवाद को लेके या किसी भी मुद्दे को लेके यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं, है ना, धर्म को लेके, तो ये अनावश्यक मुद्दों को उछालता रहता है। युवा वर्ग को विभिन्न प्रकार की गलत जानकारियां देकर उनको लक्ष्य से भटकाता है। ये वही मैंने कहा है कि भाई जैसे व्हाट्सएप वाला ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं भूमंडलीकरण की विशेषताएं। तो यहाँ पे देखिए भूमंडलीकरण की जो विशेषताओं में है, भूमंडलीकरण से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को क्या है, बढ़ाना है। भूमंडलीकरण के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, बाजार के लिए अर्थव्यवस्था विश्व बाजार के लिए अर्थव्यवस्था को खोल देना है, जो कि अभी मैंने बताया था एलपीजी वही है, यानी जो उत्पादन, व्यापार और वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, उदारीकरण यानी जो देश विदेश की जो कंपनियां होंगी वह हमारे यहाँ पे क्या करें, निवेश करें, इसलिए वह
उदारीकरण के लिए खोल देते हैं। मुक्त व्यापार हो, कई देशों से हमें मुक्त व्यापार करना होता है, जिनके इनमें हमें एक्साइज ड्यूटी न देनी पड़ती है, मतलब ना लगे, है ना। तो वहाँ से जो भी आय बिना उसका आता है, बिना टैक्स का, और उस पर हम टैक्स नहीं लेते हैं, और हमारे यहाँ से जो जाता है वहाँ से भी फ्री ट्रेड होता है, इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोगों के लिए है, जब चार्जेस नहीं लेगी गवर्नमेंट, तो क्या होता है, वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं हमें, है ना, और ये लोगों के लिए अच्छा होता है मुक्त व्यापार। नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, सरकार के जो हस्तक्षेप होता है वह अपना कम कर लेती हैं, और उसमें निजी कंपनियां अपने अनुसार ही निर्णय लेती हैं, क्योंकि यह नीतियां बनाते हैं, अपने अनुसार नीतियां बनाते हैं और लाभ का व्यापार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंचार के प्रमुख साधनों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे जनसंचार का अर्थ है सूचना और विचारों का प्रसार करना। संचार के आधुनिक संचार मनोरंजन प्रदान करना है। जनसंचार के माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों देखते हैं। समाचार पत्र ये आता है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत, है ना। तो ये 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट नामक एक अखबार निकाला था, जो कि गुजराती भाषा में था, 1780 में। यह भारत का पहला अखबार था, न्यूज़पेपर था। मैगजीन ये भी क्या है, एक निश्चित समय के बाद ये एक नई जानकारियाँ अपने साथ लेकर आती हैं। मैगजीन स्टोर हाउस कहा जाता है, इसको स्टोर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रेडियो। यह 20वीं सदी के अंत तक रेडियो की सूचना का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम था। ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में पहुंच थी इनकी, सभी के लिए यह उपलब्ध था। सभी तरह की खबरों के लिए यह सबसे सशक्त माध्यम था। नेक्स्ट देखते हैं टीवी। वर्तमान में यह सभी तरह की सूचनाओं का दृश्यात्मक रूप से प्रेषित करता है। विज्ञापन हुआ, इंटरनेट हुआ, आदि विज्ञापन हुए और इंटरनेट, जो कि आप लोग चलाते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी ज्ञान से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे जो नेक्स्ट आने वाले चैनल हैं, वो वीडियोज़ हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।